जैसा कि कल हम लोग देखे थे, कल हम लोगों ने 1.1 पढ़ा था और आज हम लोग 1.2 पढ़ेंगे और 1.2 के साथ फिर हम क्या करेंगे, एक उसके कुछ बेसिक रूल्स जानेंगे, क्योंकि बेसिक रूल्स मतलब जो हमको आधार प्रदान करता है 1.2 समझने के लिए। तो ध्यान आप लोग देंगे और अच्छे से देखेंगे तो मुझे लगता है कि इतना आसान हो जाएगा। मैं बुक इसलिए लिया हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो मैं पूरा नहीं लिख पाया तो मैं इसमें देख सकूँ, ताकि आप लोगों को और अच्छे से बता सकूँ। तो ये एनसीईआरटी का है और आप लोग को अच्छा लगेगा तो हम जुड़े रहिए। मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि आपको मैं और अच्छा से बताऊँ। तो चलिए, इसमें है कि अपरिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या, मतलब 1.2 में तो हम लोग इसके बेसिक रूल्स को जानते हैं। कल हम लोगों ने परिमेय संख्या और पे चर्चा किया था, जो P/Q के रूप में हो और दूसरी शर्त है Q जो हो वो 0 के बराबर नहीं हो। उसके बाद हमने देखा था कि 0 जो है 0/1, 0/2, 0/500 ना, 0/1000, ये सब 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग चर्चा कर रहे थे क्योंकि परिमेय संख्या को ये फुलफिल कर रहा है। अब √2 में आ जाए, √3 में आ जाए तो अपरिमेय संख्या का क्या है। ये सबसे पहले एक पाइथागोरस नाम का वैज्ञानिक था, गणितज्ञ कह सकते हैं। गणितज्ञ और वैज्ञानिक में थोड़ा ही फर्क होता है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसका इजाद किया था और उन्होंने सिद्ध किया था कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अब √2 जिसने √रूट हो तो इसका मतलब वो नहीं कि सारे अपरिमेय संख्या। ध्यान, यदि मान लीजिए √9 है, इसको जब हम करेंगे तो 3 आएगा, 3 तो परिमेय संख्या है। √4 है, √4 मतलब 2 आ गया इसका, तो ये तो परिमेय संख्या है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, √रूट में है तो तुरंत हम निर्णय नहीं लेंगे। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, और हमेशा क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि पाई क्या है, तो पाई हमेशा क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आप ध्यान रखेंगे, अरे इसका 22/7 होता है या 3.14 होता है, इसको हम 100 कर लेंगे। ये कभी ध्यान नहीं रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज्यूम किया गया है, माना गया है, परफेक्ट नहीं है। इसलिए पाई जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा हो और P और Q पूर्णांक हो। अब हम लोग आते हैं परिमेय, जैसे 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, परिमेय संख्या आपको कल मैं बता ही चुका हूँ। परिमेय और अपरिमेय दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो वो होती है वास्तविक संख्या। ध्यान से रखना है, परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो वास्तविक संख्या होती है, उसको रियल नंबर कहते हैं और R से डिनोट करते हैं। ये वीडियो बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं और कुछ जो है वो आपको रूल के द्वारा बताया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा इसी से हो जाए। चलिए फिर देखिए, फिर क्या रहा है, संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें रियल नंबर लाइन इसलिए कहते हैं, उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। अब क्वेश्चन आता है, जैसे हम लोग नंबर लाइन खींचते हैं, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, मतलब इस तरह हम बढ़ते जाते हैं। ये 4 हो गया, इधर हम -1 करते हैं, -2 करते हैं, -3 करते हैं। अब हमको कहेगा कि √2 को आप संख्या रेखा पर दिखाएं। तो हम कैसे दिखाएंगे, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। √5 को कैसे करेंगे, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसके लिए वही पाइथागोरस जिन्होंने सबसे पहले सिद्ध किया था कि √2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, उनकी विवेचना करेंगे ताकि हमको अच्छे से। उससे पहले क्या है, कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं। अब देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है 1.2 का, इसको समझते हुए हम दोनों को कंबाइंड रूप से चलेंगे तो आपको आसानी होगी। कह रहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमने क्या कहा है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिला के वास्तविक संख्या होती है, और इसमें भी कह रहा अपरिमेय संख्या है, तो यस, ये क्या हो जाएगा, सही होगा। क्या होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या अपरिमेय हो या परिमेय हो वास्तविक। अब क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पे प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या। ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम लगाते हैं -√2, -√2 कर लें या फिर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अब यदि कोई माइनस में कर लेंगे, क्या इसका √रूट हम निकाल सकते हैं? क्या हम -5 का √रूट नहीं, क्या वो प्राकृतिक संख्या हो सकती है? जैसे √4 है, ये तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है तो ये असत्य हो गया। फिर कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है।
ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक जो है वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 क्या है? वास्तविक संख्या, लेकिन ये अपरिमेय तो नहीं है, 2/1 परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आपको क्लियर, ये तीनों से प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये सही है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या नहीं, ऐसा हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया। फिर प्रत्येक वास्तविक संख्या की अपरिमेय संख्या होती है, नहीं, हमने 2 लिख करके दिखा दिया, वास्तविक संख्या है, लेकिन √ ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कुछ भी, ये कह रहा है अपरिमेय संख्या होती है, नहीं, ये परिमेय संख्या होती है। और हमने आपको फिर से बताया और फिर से बता रहा हूँ, परिमेय और अपरिमेय दोनों को जब हम कंबाइंड करते हैं तो वो वास्तविक संख्या होती है। अब हमारा है कि क्या सभी धनात्मक, लिखा हुआ है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? जैसे हम करेंगे √3, ये तो अपरिमेय है, लेकिन यही मैं √4 करूं तो इसका मतलब 2 हो जाता है। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं इसमें, या √ हम 9 कर लें, सभी कारा सभी, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? नहीं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दी, हम √4 दे सकते हैं, √9 दे सकते हैं, √25 दे सकते हैं, √16 दे सकते हैं, तमाम उदाहरण हम दे सकते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो है √5 को संख्या रेखा पर दिखाएं। अब √5 हो या √2 हो या √3 हो, अब इन सारे को हम कैसे दिखाएंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़े से उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे जाएंगे और फिर आपको आ जाएगा। तो मैं आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बेसिक्स कॉन्सेप्ट के लिए क्या करेंगे हम, चाहे वो √2 हो, √3 हो, √4 हो, √5 हो, हमने आपको बताया था, जो √2 को बताया था यह एक अपरिमेय संख्या है, वो थे पाइथागोरस। उन्होंने एक ट्रिक दिया, ट्रिक मत समझ के, ये ट्रिक क्या है, इन्होंने ट्रिक क्या दिया, उन्होंने क्या कि ये एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में, ध्यान से हमारी बात सुनेंगे, अच्छे से समझ में आएगा, ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है। यदि ये कोण है तो बताया कि AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर होता है। इसको लंब कहेंगे, इसको आधार कहेंगे, बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। लंब मतलब लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, बेस, इसको आधार को बेस बोलते हैं और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो कहता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर, इसी का फॉर्मूले का उपयोग हम इसमें करेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, ये हम नंबर लाइन तो बहुत देखे थे, अब हम इस नंबर लाइन की बात करेंगे। हमेशा देंगे ये जो खड़ा होगा वो y एक्सिस होगा, ये x एक्सिस होगा। हमेशा ध्यान रखना है, इसमें जो भी चीज़ होगा वो दोनों x और y दोनों प्लस होगा। इसमें क्या हो जाएगा, x तो माइनस होगा, x माइनस होगा, ये x और y दोनों प्लस रहेगा। इसमें x माइनस होगा लेकिन y जो है वो प्लस होगा। इसमें कंडीशन अलग है, इसमें क्या हो जाएगा, चाहे x हो चाहे y हो, दोनों माइनस होगा। इसमें फिर अलग है, x एक्सिस जो होगा वो प्लस होगा, y जो होगा वो माइनस होगा। अब ये मैं क्यों लिखा हूँ इसकी विवेचना करते हैं। जैसे मुझे √2 निकालना है, हमने मान लिया ये 1 है, ये मान लिया 2 है, ये मान लिया 3 है। फिर इधर देखिए, इधर हमने मान लिया -1 है, ये -2 है, ये -3 है। ऊपर भी देख लीजिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इधर भी -1 है, -2 है, -3 है। अब हम लोग आते हैं कि मुझे √2 फाइंड करना है। अब √2 फाइंड कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। हमने यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 है। फिर हमने यहाँ से यहाँ तक कितना किया, 1। अब हम इन दोनों को मिला देते हैं, मतलब एक हमने चाप ऐसे खींचा, ये मान लीजिए हमारा चाप है तो हमने ऐसे किया 1, फिर ऊपर से किया 1। अब जो इन दोनों को मिलाए हाइपोटेनस, ये ही पाइथागोरस ट्रिक वाला, इनको हम मिलाएंगे। अब इसका हमने नाप किया, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया, रेड तक, तो फिर इस रेड को, मतलब ये यहाँ तक जो आएगा ये हो जाएगा √2, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर, हमने कहा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर 1, इसका 1, तो ये क्या हो जाएगा 2। अब 2 जो होगा ये, इसको यदि AC फाइंड करेंगे तो √2 यही है। अब जब ये √2 आया तो फिर उसके बाद फिर हमारा √3 भी आएगा, √4 भी आएगा, 4 का कोई बात ही नहीं, √5 भी आएगा। √5 के लिए हम क्या करेंगे, 4 + 1 करना पड़ेगा।
और 4 + 1 मतलब 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो हमको कोई बेस या परपेंडिकुलर में से कोई भी बेस या लंब में से किसी को 4 करना पड़ेगा, किसी को 1, फिर दोनों को हम नाप के उसके बाद जो हमारा कटिंग होगा वो क्या होगा, √5 होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में जैसा कि हम लोग जानते हैं, और आप लोग उदाहरण जरूर पढ़ा करें। उदाहरण से रिलेटेड हमारी कोशिश रहेगी कि अगली बार में मैं उदाहरण से रिलेटेड क्वेश्चन से भी बताऊं, क्योंकि ये जो था वो उस वाला मतलब प्रकाल की सहायता से था, इसलिए इसको बताने में मैं कोशिश किया। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। अब जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर होगा, मतलब कल की पढ़ाई जो होगी, उसमें हम लोग दशमलव का प्रसार पढ़ेंगे। दशमलव के प्रसार के साथ साथ शांत और अशांत पढ़ेंगे। उसके बाद दिखाएंगे कि P/Q के रूप में कैसे लिखा जाता है, किसी पे बार होता है। फिर पाई का मान जो 22 है, फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे। और 1.3 में कौन शांत है कौन अशांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम 1.3 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू योर बेस्ट।